हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग का हमारा जो पहला टॉपिक है और उसकी पहली क्लास। जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस। डाइस जो है वो किसी भी एग्जाम में जब आप कंपटीशन में बैठते हो, किसी भी एग्जाम में डाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए डाइस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। इसलिए यहाँ के नंबर हम कहते हैं कि एक तरीके से एक फ्री के नंबर हैं। आज हम उसी टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे। अब जब बात डाइस पासे की होती है तो ये आपका डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। आपने कहीं ना कहीं या तो लूडो खेला होगा या फिर आपने देखा होगा। और अगर अभी तक आपने ना लूडो खेला है ना लूडो देखा है, इंटरनेट का जमाना है, सबके हाथ में मोबाइल है, आप लूडो या डाइस गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हो। नहीं तो आस पड़ोस की दुकान में जहां छोटे छोटे खिलौने या छोटे छोटे आपके खेल के सामान मिलते हैं, वहां जाके उनसे आप मांग सकते हो कि भाई एक लूडो दे देना। आपको खरीदना नहीं है, आपको लूडो की गीट देखनी है कि यार लूडो की जो गीट होती है वो किस तरीके से है। क्योंकि जो हमारा पूरा टॉपिक है उस लूडो की उसी गीट पे निर्धारित है। अब वो जितनी अच्छी आपको उसकी समझ होगी उतना ये टॉपिक आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब आप जब डाइस की बात हम करते हैं तो डाइस जो है वो एक तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्यूब का घन का होता है, पासा जो होता है। अब पासा जो लूडो की बात जब होती है तो पासा की जो 6 सतह होती हैं, उन 6 सतह पर हमें अलग अलग वैल्यू लिखी हुई मिलती हैं। किसी पे 4 लिखा हुआ मिलता है, किसी पे 6 लिखा हुआ मिलता है, किसी पे 2 लिखा हुआ मिलता है, किसी पे 1 लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर 5 होता है, कहीं पर 3 होता है। हमारे टॉपिक में क्या होगा कि भाई 1 2 3 4 5 6 भी होगा, कहीं कहीं पर ABCD भी होगा, कहीं कहीं पर कुछ सिंबल्स भी होंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या है, उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। फर्दर बात करते हैं कि जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि डाइस जो है ये आपका एक 3D स्ट्रक्चर होता है। अब 3D स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? यार जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। फिर बात की गई है कि भाई इसके 6 सरफेस होते हैं, 6 सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं और 12 एजेज, 12 भुजाएं होती हैं। अब जब तक हम डाइस की बात करेंगे हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि भाई 6 सतह, 6 सरफेस कौन सी हैं। ठीक है, और इनको आगे कैसे इस्तेमाल करना है। 12 भुजाएं मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि रीजनिंग में ही हमारा एक टॉपिक जो है वो है क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ। वो आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, बट मैथ्स में वो एरिया और वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर हमारा क्यूब और क्यूबॉइड में कुछ ऐसा दिया हो गया होता है कि एक घन है, उसकी सतहों को इस रंग से रंगा गया, फिर उसको काटा गया। अब आप ये बताओ कि छोटे छोटे घन जो हैं वो कितने कटेंगे या कितने बनेंगे, इस तरीके से। तो अगर डाइस का आपको बेसिक समझ में आ जाता है तो क्यूब में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब जिसको दिक्कत हो रही है तो घर में आप एक ऐसा छोटा सा डिब्बा ले सकते हो। अब अगर आप डिब्बे की बात करो तो मेन चीज मैंने कहा कि 6 सरफेस है। आप किसी कमरे में बैठे हो, आप उसको एज्यूम कर सकते हो कि वो आपका पासा है। अब कमरे में बैठे हो, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भाई आपके पास में 6 सरफेस कौन कौन सी हैं, तो आप सिंपल सा कहोगे कि भाई 6 सरफेस जो है 4 दीवारें हैं। ठीक है, एक आपकी छत है और एक आपकी फर्श है। तो टोटल ये 6 सरफेस हो गई। अब जो डाइस के क्वेश्चंस होंगे वहां पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, जो हमारा उद्देश्य होगा, डाइस का कहीं से भी क्वेश्चन होगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, जो निकालना होगा, वो ये है कि डाइस में हमने ये ऑलरेडी बात की देयर आर 6 सरफेसेस। भाई टोटल 6 सरफेसेस हैं, 6 सतह हैं। अब अगर मैं कहूं जिस कमरे में आप बैठे हो आपको 6 सतह हैं, आप जस्ट इमेजिन करो कि आपके सामने वाली जो सतह है, आपके सामने जो दीवार है, अगर मैं सवाल करूं कि भाई उसके विपरीत में कौन सी सतह होगी,
तो आप कहोगे भाई जो आपके सामने में दीवाल है उसके विपरीत में आपके पीछे वाली दीवाल। अगर इसी पे मैं आपसे कहूं कि यार आपके ऊपर वाली जो सतह है उसके विपरीत में कौन सी सतह होगी, द सरफेस अपोजिट टू द अपर सरफेस, तो आप कहोगे भाई लोअर वाली सरफेस, यानी कि छत के अपोजिट में आपकी फर्श होगी। एक चीज तो निर्धारित हो गई कि जब आपसे यह पूछा जा रहा है कि भाई कौन अपोजिट होगा, तो किसी भी सरफेस के अपोजिट में केवल एक ही वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बॉक्स आपके लिए एग्जाम्पल के लिए बनाया है। अब आप ये देखो, मैंने इस सरफेस को, ये सामने आपके सरफेस दिख रही है, ठीक है, मैं थोड़ा सा नजदीक कर दे रहा हूं, आप देखो इसमें ए मैंने लिखा हुआ है। अब ए है, अगर मैं कहूं भाई इसके अपोजिट में आपको कौन सी सरफेस है, तो आप कहोगे भाई इसके अपोजिट में, इसके विपरीत में पीछे वाली, एकदम पीछे वाली। ना तो ये अपोजिट है, ना ये अपोजिट है, ना ये अपोजिट है, ना ये अपोजिट है। अपोजिट है यहां, ठीक है, ये एकदम से मैंने पलट दिया, ये आपको अब सी दिख रहा है, तो सी जो है वो अपोजिट है। तो यही ऑब्जेक्टिव होगा कि जो 6 सरफेसेस हैं, अगर उसको हम विपरीत सतहों के जोड़े में तोड़ें, तो हम ये कह सकते हैं देयर विल बी 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट सरफेसेस। भाई विपरीत सतहों के आपके 3 जोड़े बनेंगे, विपरीत सतहों के 3 जोड़े बनेंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 सरफेस हैं। और जैसे ही हमें यह पता चल जाएगा कि कौन किसके अपोजिट है, कौन किसके अपोजिट है, 90% क्वेश्चन का हमारा जवाब आ जाएगा, लैंग्वेज कुछ भी हो। तो कई बार ये होगा कि लैंग्वेज पढ़ने के बाद भी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में मे भी प्रॉब्लम हो, तो इसलिए स्टार्टिंग में कहा कि आपको करना क्या है, आप ये निकालो, यहां तो हमें पता ही है कि भाई पासा है तो 6 सतह होंगी, आप ये निकालो कि कौन से 3 जोड़े हैं जो कि विपरीत सतहों के हैं। ठीक है, फर्दर अब यहां पर जब कभी भी पासा आप कहीं किताब उठाओगे कोई सी या नेट पे डालोगे, तो कई बार आपको लिख के आता है कि यार पासा जो है वो 2 तरीके का होता है, एक आपका स्टैंडर्ड पासा होता है, मानक पासा होता है, और एक आपका ऑर्डिनरी डाइस होता है, साधारण पासा होता है। अब बेसिक है कि भाई क्या फर्क है एक स्टैंडर्ड डाइस में और एक ऑर्डिनरी डाइस में। तो कई बार लोग जब ये पढ़ते हैं किताबों में, कई बार उन्होंने क्लासेस में नहीं पढ़ा होता है, क्योंकि क्लासेस में एज सच बहुत ज्यादा जरूरत इसकी नहीं है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यार ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, या ये हमें पता ही नहीं है, ये स्टैंडर्ड डाइस कहां से आ गया, ये मानक पासा कहां से आ गया। तो जो मानक पासा है, इसीलिए मैंने कहा कि आप आस पड़ोस की दुकान पे, अगर घर में आपके लूडो है तो लूडो की उस गीट को जरूर देखिए, और अगर नहीं है तो आस पड़ोस की दुकान में जाना है और आपको केवल गीट देखनी है और जस्ट एनालाइज करना है कि यार ये मानक पासा है या नहीं है। बट आपका सवाल आएगा कि सर अभी तो पता ही नहीं मानक पासा क्या होता है। तो मानक पासा जो है, किसी भी पासे में अगर एक के विपरीत में 6 है, 2 के विपरीत में 5 है, और 3 के विपरीत में 4 है, तो वो मानक पासा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक मानक पासा है, मैं एग्जाम्पल इस कमरे का ले रहा हूं, कमरा ही एक तरीके से जिस कमरे में आप बैठे हो वो आपका एक मानक पासा है। अब अगर आपसे कोई ये बोले कि यार ये मानक पासा है और आपके सामने वाली दीवार पे एक लिखा हुआ है, तो आपकी पीछे वाली दीवार पे क्या होना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि भाई सामने वाली दीवार पे अगर एक है तो पीछे वाली दीवार पे 6 होगा, तभी मानक पासा की सिचुएशन बनेगी। फिर बात होती है कि अगर ऊपर वाले छत पे 2 लिखा हुआ है तो उसके विपरीत सतह पर, अब अगर ऊपर वाली छत पे 2 लिखा हुआ है, विपरीत सतह का मतलब हम फर्श की बात कर रहे हैं, तो अगर एक मानक पासा है तो 2 के विपरीत 5 होगा। ऐसे ही आपके दाहिनी तरफ जो दीवार है, जो दाहिनी तरफ दीवार है, अगर उस पे 3 लिखा हुआ है तो उसके विपरीत सतह पर, विपरीत सतह का मतलब है कि आपके लेफ्ट साइड वाली सरफेस पे कितना होगा, तो आप कहोगे जी 4 होगा। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि अगर मानक पासा है तो ये निश्चित रूप से होगा ही होगा।
इसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है कि ऑर्डिनरी डाइस क्या होगा, साधारण पासा क्या होगा। भाई जो कुछ भी मानक पासा नहीं है वो आपका साधारण पासा है। अब इसीलिए जो हमें क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में मिलेंगे उसको हम सिंपल सा साधारण डाइस की तरीके से एज्यूम करके करेंगे। अगर मानक पासा आपका बन रहा होगा तो मानक पासा जैसी कंडीशन आ जाएगी। इसका मतलब 1 के विपरीत में 6, 2 के विपरीत में 5, 3 के विपरीत में 4 आ जाएगा। अब अगर कहीं क्वेश्चन में ही मेंशन है, जनरली बीएड के एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में कई बार एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां वो लंबा सा एक एक्सप्लेनेशन देता है और कहीं एक लाइन में लिख देता है कि ये एक मानक पासा है। अब जैसे ही उसने ये मेंशन किया ये एक मानक पासा है, दिस इज एन स्टैंडर्डाइज, उसी मोमेंट पे आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, the question mentions that it is a standardized, it means that 1 will always be opposite to 6, 2 will always be opposite to 5, 3 will always be opposite to 4। अब हमारे एग्जाम में कई बार हमें अल्फाबेट देखने को मिलता है, सिंबल्स देखने को मिलता है, या ऐसी वैल्यू देखने को मिलती है जो 6 से बड़ी है, तो वो सारे के सारे हम ऑर्डिनरी डाइस के रूप में करेंगे। अब इसीलिए स्टैंडर्ड डाइस का एक डेफिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं हम, और वो डेफिनेशन क्या होगी कि भाई if sum of the opposite surfaces will always be 7, अगर कोई मानक पासा है तो आपके जो विपरीत सतहों का योग होगा वो हमेशा 7 होगा। अब विपरीत सतहों का अगर योग 7 है तो अगर एक सतह पर 1 है तो अपोजिट सतह पर निश्चित रूप से 6 होगा। 6 के अलावा कोई भी अगर वैल्यू हो गई तो ये जो सम है आपका, जो आपका योग है, वो आपको 7 नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑर्डिनरी डाइस के लिए हमने डिस्कस किया कि अगर कोई भी पासा जो है आपका स्टैंडर्ड नहीं है उसको हम ऑर्डिनरी डाइस के लिए ट्रीट करेंगे। कई बार डेफिनेशन लिखी हुई भी मिल जाती है कि अगर आपकी जो एडजेसेंट सरफेसेस हैं, सम ऑफ एडजेसेंट सरफेस इस 7, ये कहीं कहीं लिखी हुई मिल जाती है। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर 1 से 6 तक ही वैल्यू है और मैंने आपसे कहा कि यार ये देखो ये आपके पास में एक पासा है, ऊपर वाली सरफेस पर 1 है, अब ऊपर वाली सरफेस के अपोजिट में क्या होगी, नीचे वाली सरफेस। अब अगर ये मानक पासा है तो अगर 1 यहां है और 6 यहां निश्चित रूप से होना चाहिए तभी मानक पासा कहलाएगा। लेकिन मैंने अगर आपसे कहा 1 यहां है और 6 यहां पर है तो ये 6 और 1 7 हो गया, यही 7 हो गया। अब ये मानक पासा नहीं रहा, ये आपका एक साधारण पासा हो गया, एक ऑर्डिनरी डाइस हो गया। तो आई होप एक बेसिक सी चीज आपको समझ में यहां पर आई कि जो आपका पासा है, जो आपका डाइस है, देयर विल बी 6 सरफेसेस, 6 सतह। आउट ऑफ दिस 6 सरफेसेस we can say that 3 pairs of opposite surfaces। ठीक है, then we discussed standardize। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, ठीक है। अब अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो वो आपका ऑर्डिनरी डाइज हो गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे जिसमें हमें सिंबल्स, अल्फाबेट और ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब अगर सिंबल्स है या अल्फाबेट है तो उसको जोड़ के साथ कैसे करेंगे, जोड़ने के लिए तो नंबर चाहिए, और अगर जोड़ ही सम आ रहा है वो भी 2 नंबर्स का, तो संख्याएं जो होंगी वो 6 से कम होंगी। तो कई बार पासे में 10 दे रखा है, 12 दे रखा है, 15 दे रखा है, तो वहां पर सिंपल सी बात यह है कि मानक पासा जो है वो कंडीशन बनेगी ही नहीं। अब बात करते हैं कि यार क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं जस्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज की बात करता हूं, फिर बात करेंगे फर्दर। ये जस्ट लैंग्वेज पे ध्यान दो, आप एक बार लैंग्वेज पढ़ो कि क्या दे रखा है, इसी तरीके की लैंग्वेज हमारे पास में होगी। ठीक है, सो आपके पास में दे रखा है कि 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस। तो यहां इंपॉर्टेंट है कि 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस और द सोन द 6 फेसेस, वही 6 सतह, 6 फेसेस ऑफ विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। जो 6 सतह हैं उन पे 1 से लेके और 6 तक लिखा गया है। सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग 4।
तो एक पासे की आपकी दो अलग अलग स्थितियां दी हुई हैं, उनकी 6 सतहों पर 1 से लेके और 6 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। आपको यह बताना है कि यार 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट की, किस तरीके की लैंग्वेज होगी हमारे क्वेश्चन की। कई बार ये होता है, आसान से क्वेश्चन में प्रॉब्लम किसी को नहीं होती है, प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में होती है। डिफिकल्ट क्यों बनता है वो? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कई बार मैंने ये चीज फील की है कि लोगों को जब आसान क्वेश्चंस होते हैं तो हाँ ठीक है, ये तो हो जाएगा, ये तो आसान है। आसान क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, आसान क्वेश्चंस आपके पहले दिए जाते हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो सके। आप सोचो उसके बारे में, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि जब वो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनेगा तो वही कैसे और क्यों आपका अप्लाई होगा। बट तैयारी करते टाइम में आसान क्वेश्चन आप ऐसे कर लेते हो और फिर डिफिकल्ट करते हो, डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो रास्ता है, दैट गोज थ्रू योर इजीएस्ट क्वेश्चंस, वो आसान क्वेश्चंस के थ्रू होके जाता है। ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज। अब यहां पर यह है कि भाई दो डिफरेंट पोजीशन का मतलब क्या है। हम लूडो खेलते हैं, हम पासा उछालते हैं। अब पासा तो हमारे पास सेम है, पहली बार हमने उछाला तो कुछ वैल्यू आई। अब अगर दूसरी बार हम उसको उछाल रहे हैं तो क्या सेम वैल्यू फिर से आएगी? भाई इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। जनरली ऐसा होता है कि बार बार हमें अलग अलग वैल्यू मिलती है। अगर आपने खेला होगा तो 6 के लिए हम कई बार बड़ी देर तक मशक्कत करते हैं कि भाई 6 आ जाए, 6 आता ही नहीं है। बेईमानी करने बैठ जाते हैं, लो भाई 6 नहीं आ रहा, लो एकदम एक देखा और 6 पलट दिया, रख दिया। ठीक है, तो यहां पर वही है कि भाई आपके पास में दो स्थितियां हैं। आगे क्वेश्चन में होगा क्या कि भाई 2 के बजाय 3 स्थितियां दी गई होंगी, 3 के बजाय 4 स्थितियां दी गई होंगी, 5 स्थितियां दी गई होंगी, या 50 स्थितियां दी गई होंगी। 50 बार आपने फेंका, 50 बार ऐसा ऐसा सिचुएशन बन रहा है। अब आपको बताना है कि 4 के विपरीत क्या है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो लैंग्वेज समझ में आया। अब बात करते हैं कि भाई हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका टाइप 1। अब टाइप 1 क्या है कि जब आपके पास में किसी भी पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं, ये पहली स्थिति मैंने कहा दे रखी है और ये दो दूसरी स्थिति दे रखी है। ठीक है, सो व्हेन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस इज गिवन, आउट ऑफ दीज टू वन सरफेस और वन वैल्यू इज कॉमन एंड द रिमेनिंग टू वैल्यूज आर डिफरेंट। ठीक है, अब आप देखो, जब ये आप पासा देख रहे हो तो 3 वैल्यू आपको यहां दिख रही है, 3 वैल्यू यहां दिख रही है। अब आपको अगर मैं कहूं कि भाई इन जो दोनों पोजीशंस हैं, क्या सिमिलरिटी या क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, तो आप ये कहोगे सर ये दो जो है, दो जो है वो यहां भी है और दो जो है वो यहां भी है। तो दो जो है दोनों में कॉमन है, और जो बाकी रिमेनिंग दो वैल्यूज हैं 1 और 5, वो अलग अलग हैं। यहां 1 और 5 है जबकि यहां पर 3 और 6 है। ठीक है, तो वही बात हो रही है कि भाई जब दो पोजीशंस दे रखी हो, इन दो पोजीशंस में एक वैल्यू आपकी कॉमन है और दो डिफरेंट है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि वन वैल्यू इज कॉमन एंड द रिमेनिंग टू वैल्यूज आर डिफरेंट। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि जो पहली पोजीशन है और दूसरी पोजीशन है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। ठीक है, पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन जो कॉमन वैल्यू है हम वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने कहा दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो 2 है, तो 2 से आप स्टार्ट करोगे दोनों में। अब पहली पोजीशन में आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपके क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा के अनुसार। जैसे आपका घड़ी है, अब घड़ी की जो सुई है वो आपका किस तरीके से मूव कर रही है भाई, अगर मान लो घड़ी की सुई यहां है तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, ऐसे ही आपको मूव करना है इस पासे की पोजीशन में। तो अगर मैं 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा तो पहले मैं 2 से इस तरफ जाऊंगा तो 1 मिलेगा, और फिर 1 से मैं इस तरफ जाऊंगा तो मुझे 5 मिलेगा। तो जिस क्रम में मुझे वैल्यू मिली है
उसी क्रम में मुझे लिख लेना है। स्टार्ट कहां से किया? 2 से, तो 2 के बाद क्या मिला? 1 और फिर 5। सेम चीज दोहराना है दूसरी स्थिति में, दूसरी पोजीशन में, कि कॉमन वैल्यू से स्टार्ट करना है। अब 2 से अगर स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज में गए तो आपको 3 मिला, और फिर आगे और बढ़े तो आपको 6 मिला। ठीक है, दूसरी पोजीशन में लिख लिया 3 और 6। अब यहां पर जो वैल्यू हमने जिसके अपोजिट लिखी है, जैसे 1 के अपोजिट हमने क्या लिखा? 3। 5 के सामने हमने क्या लिखा? 6। तो ये जो है, ये जो पासा होगा उसमें 1 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा। अब सवाल उठता है 2 के विपरीत क्या होगा? तो हम यहां पर एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पासे पर 1 से लेके 6 तक वैल्यू है। जब क्वेश्चन होगा तो जनरली आपके उस क्वेश्चन में वैल्यू दी गई होगी कि कौन सी 6 वैल्यू हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो 1 और 3, 5 और 6। ठीक, अब एग्जांपल के तौर पे लेट अस सपोज 3 पुरुष हैं, ए बी सी, और 3 महिलाएं हैं, डी ई एफ। ये मेल है और ये फीमेल है। आपको इनकी शादी करवानी है, एक एक की। ठीक है, आपको शादी करवानी है। आपने कहा कि यार चलो ए की शादी जो है वो एफ से करवा दे रहे हैं। ठीक है, और सबकी शादी होनी है और एक ही से होनी है। तो ए की शादी आपने एफ से करवा दी, बी की शादी आपने डी से करवा दी। अच्छा, अगर ए की शादी एफ से हो गई, बी की शादी डी से हो गई, अब ऑटोमेटिकली जो बचा है भाई, मेल में ए की शादी हो गई, बी की शादी हो गई, फीमेल में एफ की शादी हो गई और डी की शादी हो गई। मेल में आपका सी बच रहा है और फीमेल में आपका ई बच रहा है। सो ऑटोमेटिकली शादी अब किसकी होगी? सी और ई की, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऐसे ही यहां पर हमारे पास 6 वैल्यू थी, 3 ही अपोजिट पेयर्स बन सकते थे। 2 हमें पता चल गए, 1 और 3, दूसरा 5 और 6। तो जो तीसरी जो पेयर बनेगा उसमें जो 2 वैल्यू बच गई, वो 2 वैल्यू, एक तो आपका 2 है, एक तो आपका 2 है, और जो दूसरा बच गया वो भाई 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 बच गया। तो तीसरा पेयर हमारा 2 और 4 का बनेगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, सो टाइप 1 में क्या है? एक वैल्यू कॉमन है, बाकी 2 डिफरेंट है। तो आप कॉमन वैल्यू से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सिस्टमैटिक वे में अगर लिखेंगे, तो जो वैल्यू जिसके सामने आपको मिलती है वो उसके अपोजिट कहलाता है, अपोजिट होता है। जो एक हिडन वैल्यू है वो आपका 2 के अपोजिट या कॉमन वैल्यू के अपोजिट हो जाती है। ठीक है, चलो मूव कर रहे हैं आगे। अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, भाई 2 स्थितियां दे रखी हैं एक पासे की, ये पहली स्थिति है और ये दूसरी स्थिति है। आपसे ये कहा गया है कि भाई 4 के विपरीत क्या होगा, और क्वेश्चन में दे रखा है कि पासे की जो सतह है उस पे 1 से लेके और 6 तक वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, अब आप बात करोगे कि भाई सिंपल सी बात यह है कि सब हमें देखना है कि टाइप 1 या कितनी वैल्यू कॉमन है। तो आप देखोगे कि कहोगे सर यहां पर तो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो एक वैल्यू तो कॉमन है, बाकी दोनों को भी आपको देखना है। ऐसा नहीं जल्दबाजी में आप आगे बढ़ जाओ। तो यहां देखो 2 के बाद में यहां 1 और 5 है, जबकि इधर 3 और 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि यार एक वैल्यू कॉमन है और जो बची हुई 2 वैल्यूज हैं दोनों तरफ वो अलग अलग हैं, वो डिफरेंट हैं। सो इट इज फिट्स इन योर कैटेगरी ऑफ टाइप 1। नाउ टाइप 1 के लिए हमने कहा कि भाई फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। अब यहां पर जो कॉमन वैल्यू है वहां से स्टार्ट करना है। कॉमन वैल्यू दोनों में क्या है? 2 है, और किधर जाना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर इधर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो 2 के बाद में 3 मिलेगा और 3 के बाद में 4 मिलेगा। तो पहली पोजीशन में 2 के बाद में मुझे 3 मिला और फिर 4 मिला। दूसरी पोजीशन में
मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैंने मूव किया तो 2 के बाद 1 मिलता है और 1 के बाद फिर 5 मिलता है। सो 2, 1 और 5। और अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये सिस्टमैटिक वे हो गया, जिसको हमने जिसके सामने लिखा है वो उसके अपोजिट हो गया। इसका मतलब है 3 जो है वो विपरीत है, वो अपोजिट है किसके? 1 के। 4 जो है वो विपरीत है, अपोजिट है किसके? 5 के। और 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत जो है, जो छठी वैल्यू बच गई, हमारे क्वेश्चन में ही कहा गया है कि भाई 1 से 6 तक नंबर लिखे गए थे, तो यहाँ 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? जो हिडन वैल्यू है दैट इज 6। ठीक है, 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। हमें बताना बस यही था कि 4 के विपरीत क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई 4 के विपरीत क्या है? 5। यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप तीनों की तीनों वैल्यू निकालो हर केस में। ठीक है, एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऑप्शंस मिलेगा, आगे क्वेश्चंस भी रहेंगे जिसमें आपको ऑप्शंस होंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां भी आपको दो स्थितियां दे रखी हैं, एक बार आप निकालो, कोशिश करो खुद से। पूछा क्या गया है कि भाई 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? ये दो स्थितियां आपको दे रखी हैं। देखो, अब फिर से वही चीज है कि आपको देखना है कि यार दो स्थितियां हैं यहां पर, ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन। ठीक है, कौन सी वैल्यू कॉमन है और कितनी वैल्यू कॉमन है? तो आप देखोगे कि भाई यहां पर जो है एक यहां भी है और एक यहां भी है, ये तो कॉमन है ही है। पहली पोजीशन में एक के अलावा 5 और 6 है, दूसरी पोजीशन में एक के अलावा 2 और 4 हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यार एक वैल्यू कॉमन है और बाकी बची हुई जो दो वैल्यू हैं वो अलग अलग हैं। अब करना क्या है भाई, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, जो कॉमन वैल्यू है वहां से स्टार्ट करना है। कॉमन वैल्यू हमारी एक है, एक से स्टार्ट करेंगे और पहली पोजीशन में अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 5 आएगा और फिर यहां पर 6 आएगा। तो एक के बाद में 5 फिर 6 पहली पोजीशन में। सेम चीज रिपीट करेंगे इन द सेकंड पोजीशन। So from 1 onwards in the clockwise direction we will get 2, and then after 2 again in the clockwise direction we will get 4. So एक के बाद में 2 और फिर 4। ठीक है, अब बात वही हो गई, यार हमें निकालना क्या था? 5 के अपोजिट। 5 के अपोजिट हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या हमने लिखा है? 2। तो 5 के अपोजिट 2 हो गया, हमारा आंसर आ गया 2। ठीक, और यहां पर अगर 6 के अपोजिट भी पूछा जाता तो 6 के अपोजिट क्या है? 4। एक के अपोजिट क्या है? तो यार 2, 4, 6, 5, एक किस नंबर की बात नहीं हो रही है? तो 3 की बात नहीं हो रही है, तो एक के अपोजिट में 3। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 2। अच्छा, टाइप 2 से पहले एक बेसिक सी चीज यहां और समझनी है। तो यहां ऑलरेडी समय बहुत कम लगता है, बट आप चाहो तो एक शॉर्टकट यहां पर एक बनता है कि हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि बहुत सारे लोग हैं पूरी तरीके से शॉर्टकट पे डिपेंडेंट होते हैं, मैं उनमें से एक नहीं हूं। मैं कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट हूं क्योंकि मेरा मानना है कि जिस दिन आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर लोगे पूरी तरीके से, शॉर्टकट खुद ब खुद आप खुद बनाने लगोगे। क्योंकि शॉर्टकट क्या होता है? वो क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? वो आपका टॉपिक स्पेसिफिक होता है। शॉर्टकट किसी एक क्वेश्चन में कुछ और लगेगा, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और लगेगा, बट कॉन्सेप्ट है। शॉर्टकट आया कहां से? उसी कॉन्सेप्ट से आया है। कई बार होता है कॉन्सेप्ट समझने में भले ही थोड़ा सा समय आपको ज्यादा लगता है, बट वो आपके साथ में लंबे समय तक काम करता है और वही आपको शॉर्टकट भी दे देता है।
तो जब कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो शॉर्टकट साथ साथ में ऑटोमेटिकली आप सीख रहे हो, और जब शॉर्टकट सीख रहे हो तो केवल शॉर्टकट सीख रहे हो। अब अगर एक शॉर्टकट आप सीख रहे हो तो जब उसी लैंग्वेज का वही क्वेश्चन वैसा रिपीट होगा तभी आप उसका जवाब दे पाओगे। थोड़ा बहुत बदलाव हो गया तो उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब हमने ये थोड़ा सा बेसिक अपना डेवलप कर लिया, कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया। अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं यार, अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट देखना हो तो क्या चीज हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में और इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भाई अगर मैं आपसे कहूं, मैं हटा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन की तीनों वैल्यू आप देखो 4 3 2 5 1 2, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था यहां पर अगर आप वैल्यू देखो 1 5 6 और 2 4 1, मैं कहूं कि यार दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, मैं वो वाली वैल्यू भी यहां लिख दे रहा हूं जिससे आपको आसानी हो जाए। पीछे वाले क्वेश्चंस की है। अगर मैं कहूं कि अगर आपसे मैं पूछूं कि यार इन दोनों में, अगर मैं आपसे कहूं कि यार दोनों में डिफरेंस क्या है, नंबर ये नहीं बताना है कि हाँ ठीक है यार नंबर यहाँ पर है, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, नंबर तो दोनों में 1 से 6 तक है। ठीक है, जो वैल्यू है, एक हिंट और दे रहा हूं, कॉमन वैल्यू जो है उस बिहाफ पे आप क्या डिफरेंस बता सकते हो दोनों ही क्वेश्चन में। तो कॉमन वैल्यू यहां पर है वो 1 है, और यहां पर दूसरे क्वेश्चन में आपका जो कॉमन वैल्यू है वो आपकी 2 है। जरा दोनों को आप देखो किस किस सरफेस पर हैं। इस क्वेश्चन में जो कॉमन वैल्यू है यहां पर आपके सामने वाली सतह पर है और यहां आपके दाहिने वाली सतह पर है। तो इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं जो हमारी कॉमन वैल्यू है वो समान सतह पर नहीं है। जबकि इधर वाले या पीछे वाले क्वेश्चन में हम ये कह सकते थे जो आपकी कॉमन वैल्यू है वो समान सतह पर है, ये भी दाहिने तरफ है और ये भी दाहिने तरफ है। ठीक है, तो यहां से एक शॉर्टकट निकलता है इस क्वेश्चन के लिए कि जब आपकी जो कॉमन वैल्यू है वो समान सतह पर मिल जाए, इफ द कॉमन वैल्यू इज ऑन द सिमिलर सरफेस then the values are on the similar surface will be opposite to each other। जो कॉमन वैल्यू है वो सिमिलर सरफेस पर है, तो जो वैल्यू जिस सरफेस पर है सिमिलर सरफेस पर वो उसके अपोजिट हो जाएगा। यहां पर ऊपर में क्या है 4 और यहां ऊपर में क्या है 5, तो 4 और 5 जो है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। देन यहां पर फ्रंट में आपके क्या है, आप कहोगे भाई यहां पर फ्रंट में आप, यहां पर फ्रंट में क्या है, ये 1 है, तो 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्योंकि एक वैल्यू कॉमन है और जो वो कॉमन वैल्यू है वो आपको सिमिलर सरफेस पे मिल रही है, इसलिए अगर सिमिलर सरफेस पे नहीं मिलेगी तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके ही आपको निकालना पड़ेगा। तो वही ये शॉर्टकट तो है, बट ये स्पेसिफिक तब आपका अप्लाई होगा जब आपकी जो कॉमन वैल्यू है वो आपकी सिमिलर सरफेस पर मिले। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है ना, अब यहां पर कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि यार एक कॉमन है उसकी तो बात कर रहे हैं, अगर 2 कॉमन हो गया तो क्या होगा। ठीक है, अब 2 कॉमन हो गया तो क्या होगा, तो वही हमारा टाइप 2 है। ठीक है, सो मूव कर रहे हैं टाइप 2 पे कि इफ 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, भाई पहली पोजीशन है और ये दूसरी पोजीशन है, 2 positions of a dice are given in which 2 values are common। अभी हम बात क्या कर रहे थे पहले, 1 वैल्यू इज कॉमन टाइप 1 में, अभी किसकी बात कर रहे हैं,
कि 2 वैल्यूज आर कॉमन, 2 वैल्यू समान है, एंड द थर्ड वैल्यू इज डिफरेंट, जो तीसरी वैल्यू है वो आपकी अलग है। अब तीसरी वैल्यू अगर आपकी अलग है तो ऑटोमेटिकली जो तीसरी वैल्यू है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। जो तीसरी वैल्यू है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर इन दोनों पोजीशंस को अगर आप देखोगे, सो 3 और 5 आपको यहां और 3, सो 3 और 5 और 3 और 5 यहां भी दिख रहा है। बात क्लियर हो रही है? अब जैसे ही ये दो वैल्यू कॉमन हो गई, इसका मतलब है जो तीसरी वैल्यू है, यहां 4 है और यहां 6 है, सो 4 और 6 ऑटोमेटिक, और ये बड़ा मतलब प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसको घर बैठ के आप इमेजिन कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल के तौर पे लेट अस सपोज, मैं, आई होप विजिबल होगा कुछ लोगों को, ठीक है, ये मैं आपको ये डाइस इस तरीके से दिखा रहा हूं। ठीक है, अब आप देखो, आपको थोड़ा सा टिल्ट करके आपको 3 सरफेस जो है, यहाँ लाइट कम ज्यादा होने की वजह से थोड़ा मे भी आपको ना दिख रहा हो। ठीक है, चलो इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, अगेन लाइट का इशू आ रहा है। चलो, अगर इस तरीके से है तो आपके पास में आप 3 सरफेस को देख सकते हो। इधर आपका डी है, ये सॉरी ई है, ये आपका डी है और ये आपका ए है ऊपर। अब मैं अभी बात क्या कर रहा हूं कि यार आपको जब अगली पोजीशन आएगी तो 2 सरफेस कॉमन होनी चाहिए। अब ई और डी के अगर कॉमन है लेट अस सपोज, और तीसरी सरफेस आपको अलग दिखनी चाहिए, सो तीसरी तरफ सरफेस तभी अलग दिखेगी जब आपकी पोजीशन ये इस तरीके से घूम के होगी। ठीक है, अब अगर ये घूम के हो रही है, पहले ये आपको अभी जो दिख रही वैल्यू ये सी दिख रही है। ठीक है, तो ई और डी अभी भी दिख रहा है, ये सी है। पहले क्या दिख रहा था आपको? ए दिख रहा था। अब क्योंकि ए और सी अपोजिट हो गए, तो इस डाइस के क्वेश्चंस को घर बैठ के भी आप पासा लेके या कोई ऐसा डिब्बा लेके, गत्ता लेके जो कि डाइस के शेप का है, आप उसको इमेजिन कर सकते हो। हर क्वेश्चन को कहीं भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो कहीं भी अगर आपको दो वैल्यू सेम दिख जाए दो पोजीशन में, तो आपकी जो तीसरी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 4 और 6। वो भी हमने थोड़ा सा आपको दिखाया। आप घर बैठ के अपने सामने, क्योंकि यहाँ कैमरे पे थोड़ा सा रोशनी ज्यादा है आगे ले जाने पे, तो वो आपको मे बी ए ना दिख रहा हो, बट घर बैठ के आप उसको एक तरीके से देख सकते हैं। फ्यूचर के लिए कहीं भी कोई समस्या नहीं रहेगी। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि यार कि ए बी सी ये 3 मेल हैं। ठीक है, पानी है, एफ की शादी करवा दे, लड़के को आपत्ति है ना, लड़की को आपत्ति है ना, उनके घर वालों को आपत्ति है, तो सी और एफ क्लियर है मामला, भाई इनकी शादी हो गई। अब सवाल ये है शादी किससे होगी? तो यहाँ ए और बी की शादी एक दूसरे से नहीं हो सकती क्योंकि मेल है। हम भाई मान के चल रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी भी एक लड़का लड़की ही शादी करेंगे, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा हो उससे हमें मतलब नहीं है। दूसरी तरफ डी और एफ एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे क्योंकि वो फीमेल है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अभी हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई ए की शादी डी से होगी या एफ से होगी। अब सवाल आपसे अगर कोई पूछ ले कि ए की शादी किससे होगी, तो आप यहां जवाब ये दोगे कि भाई ए की शादी जो है या तो डी से होगी और या फिर एफ से होगी, सॉरी डी से होगी और या फिर ई से होगी। अभी हम ये निर्धारित नहीं, बी से नहीं होगी क्योंकि बी मेल है। ऐसे ही अगर दूसरा सवाल पूछता है कोई कि बी की शादी किससे होगी,
तो फिर से आप कहोगे कि भाई बी की शादी या तो डी से या ई से, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास में भाई सवाल अगर डाइस में पूछा गया कि 4 और 6 तो अपोजिट, हमें ये समझना है थोड़ा सा, ठीक है। आप कमरे में बैठे हो, जस्ट इमेजिन करना, अगर मैं अभी आपसे ये कहूं कि आप कितनी सरफेस को देख पा रहे हो कमरे की, ठीक है, कमरे की कितनी सरफेस को देख पा रहे हो। बहुत सारे लोग कहेंगे 5 4 ऐसा 6, कोई 6 भी बोल देगा। अरे भाई मैं आगे देख रहा हूं तो मैं पीछे कैसे देख पा रहा हूं, तो 6 तो नहीं होगा। और अगर मैं आगे देख रहा हूं तो मैं ऊपर कैसे देख पा रहा हूं, ऊपर नहीं देख पा रहा हूं, मैं नीचे भी नहीं देख पा रहा हूं, मैं इधर भी नहीं देख पा रहा हूं, मैं इधर भी नहीं देख पा रहा हूं। तो आप जनरली एक ही सरफेस को देख पा रहे हो। अब यही अगर पासा है, मैं आपके सामने ला रहा हूं थोड़ा सा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप कितनी सरफेस देख रहे हो, आप ये कहोगे भाई एक ही सरफेस देख पा रहा हूं। मैंने कहा कौन सी वैल्यू है, आप कहोगे सर सी वैल्यू है उस पे। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं पासे को इस तरीके से पकड़ लूं, ठीक है, मैंने कहा पासे को इस तरीके से पकड़ लूं, अब कितनी वैल्यू देख पा रहे हो, आप कहोगे सर 2 वैल्यू देख पा रहा हूं। मैं कहूंगा कौन कौन सी, आप कहोगे सर ई और डी दिख रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा और टिल्ट कर दूं, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर लाइट थोड़ी सी आपको, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं, शायद दिखने लगे। देखो, ठीक, अभी भी ई और डी दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और टिल्ट कर दे रहा हूं तो ई और डी अभी भी दिख रहा है। आप ये देखो यहाँ पर, क्योंकि लाइट कमरे के पास ला रहा हूँ, लाइट की वजह से आपको नहीं दिख रहा है, जो कुछ भी होगा वो आपको दिखेगा। तो आप कहोगे भाई ये 3 सरफेस मुझे दिख रही हैं। तो किसी भी पासे की जो 3 पोजीशंस या 3 जो वैल्यूज मुझे दिखती हैं या हमें दिखती हैं, वो तब दिखती हैं जब उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रखा जाता है। तो किसी भी पासे में आपको जो ये 3 वैल्यूज दिखती हैं, ये एक दूसरे के पड़ोसी होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे से विपरीत नहीं होंगी, ठीक है। दूसरी चीज, ये तीनों जो हैं वो आपको 3 से ज्यादा सरफेस नहीं दिखेंगी। तो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। मैक्सिमम में ज्यादा से ज्यादा हम एक समय पर 3 सरफेस ही देख सकते हैं, 3 ही सतह देख सकते हैं। अब कमरे में बैठे हो, मैंने कहा बेस्ट एग्जांपल है कमरा आपके लिए। आप 3 सतह एक साथ तभी देख सकते हो जब आप कोने की तरफ देखोगे, किसी भी कोने की तरफ। मेरे सामने ये कोना है, मैं इस कोने की तरफ अगर देखूंगा तो मेरे सामने वाली दीवार भी दिख रही है, ये भी दिख रही है और ऊपर वाली भी दिख रही है। लेकिन एग्जैक्ट सामने देखूंगा तो एक ही दिखेगी। अब बहुत दिमाग लोग लगाते नहीं नहीं सर थोड़ा सा तो ये भी दिख रही है, थोड़ा सा तो ये भी दिख रही है। भाई सिंपल सी बात है, आपके सामने अगर ऐसे ही एक तरीके से एक पर्दा डाल दिया जाए यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी दूर, बस इतना ही, ये ऐसे कर लो, और इतना करोगे तो केवल सामने दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। तो 3 सरफेस दिखेगी मैक्सिमम। दूसरा पॉइंट इसी का कि जो ये 3 सरफेस आपको दिख रही हैं, these 3 surfaces are adjacent to each other। मतलब वो ये जो 3 की तीनों सतहें दिख रही हैं, ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे की पड़ोसी हैं। अब जो पड़ोसी है वो विपरीत नहीं हो सकता।
भाई आपके जो घर में अगर आप रहते हो, आपके घर के सामने से दीवार जा रही, एक रोड जा रही है, आप ये कहते हो पड़ोस में मेरे मकान है। पड़ोस के मतलब या तो बाएं होगा या दाएं होगा। आप सामने वाले को जो आपके अपोजिट में है, आप उसको कहते हो मेरे सामने मकान है। तो ऐसे ही यहां पर तीन सरफेस जो आपको एक साथ दिख रही हैं, ये पड़ोसी हैं, ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। जैसे ही मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था कि यार तीन मेल हैं और तीन फीमेल हैं, तो ये तीन पड़ोसी हैं, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 4 3 5 एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि तीन के विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले मैं कहूंगा 4 और 6। तीन 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 पड़ोसी है। क्या अगर 6 तक वैल्यू है तो या तो 1 होगा या 2 होगा। 5 के अपोजिट अगर पूछा गया है तो या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। सेम प्रॉब्लम यहाँ भी है। भाई सी की शादी तो एफ से हो गई, अब ए और बी में किसकी शादी किससे होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि और इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे एक के अपोजिट, तो आप कहोगे भाई 3 या 5, या 2 के अपोजिट, अगेन सवाल होगा 3 या 5। ठीक है, तो आई होप इतनी बात यहां तक क्लियर है। तो हमने डिस्कस किया टाइप 1 जहां एक कॉमन है, दो अलग अलग हैं, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाके आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। हमने ये बात की कि अगर दो कॉमन है तो जो तीसरी कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो आइदर और वाली सिनेरियो में क्वेश्चन हमसे जनरली नहीं पूछा जाता, हमसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन अगर दिया है कि 4 के विपरीत बताओ, तो 4 के विपरीत 6 हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ। अब बात यह है कि यार हमने बात की कि दो दो पोजीशंस की। किसी किसी के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, स्पेशली जिन्होंने पहले कभी डाइस के क्वेश्चंस किए हुए हैं या आपने पढ़ रखा है, कि यार जब तो हम एग्जाम में बैठते हैं तो वहां तो तीन तीन चार चार पोजीशन हो रही है, ये तो दो ही पोजीशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका सिंपल सा जवाब है कि भाई आपको पेट भरना है। आप भंडारे में गए, भंडारे में पूरी सब्जी है, एकदम तसल्ली से पेट भर के खा के आ गए, पेट भर के खा के आ गए, कोई गिला शिकवा है ही नहीं, फुल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और दूसरी तरफ आप गए एक बुफे में, शादी में गए, 200 आइटम थे। ठीक है, सब एकदम पेट गले से ऊपर तक खा लिया, और खाने के बाद निकले तब भी कोई मिल गया और वो बोला यार उधर रसमलाई लगी थी, बड़ी अच्छी बनी थी। तुम्हारे दिमाग में रहेगा अरे यार मैं तो खाया ही नहीं रसमलाई। अब आओगे और दिमाग में वही चीज चलेगी, यार सब खा लिया रसमलाई, बताओ मेरी फेवरेट थी वो छूट गई। और वो जब तक चलेगी जब तक अगले दिन तक या अगली शादी में आप रसमलाई ना खा लो। ठीक है, ऐसा ही यहां है कि डाइस के ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें दो ही पोजीशंस की जरूरत है। वो 4 दे रखा है, 50 दे रखा है, 100 दे रखा है, जनरली जरूरत हमें दो की ही पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि कौन से दो पोजीशंस हमें काम कर देंगे, या किसी के मन में सवाल ये आएगा कि भाई अगर दो से ही बात बनेगी तो हमें 3 4 या 5 पोजीशन क्यों देता है। तो वही बुफे वाला माहौल क्रिएट करने के लिए कि कितना भी खा लो कंफ्यूजन हमेशा रहेगा, एक शिकवा रहेगा कि यार ये छूट गया। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं है, अगर आपको समझ नहीं है, आपने नहीं पढ़ रखा, तो सही आंसर निकालने के बावजूद भी दिमाग में एक क्लिक करता रहेगा कि यार दो सही आंसर आ गया, तीसरे की जरूरत क्या थी। तीसरे की जरूरत यही थी जो आप सोच रहे हो कि कंफ्यूज करना है आपको कि तीसरे की जरूरत थी क्या। ठीक है, तो हमें जरूरत दो की ही है। वो अब जैसे यहां पर तीन स्थितियां दे रखी हैं, पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति टाइप 1 बन रहा है, टाइप 2 बन रहा है, वो डिपेंड करता है। टाइप 1 में आपको एक साथ तीनों वैल्यू मिल जाती है, तीनों पेयर मिल जाते हैं। टाइप 2 में आपको एक ही पेयर मिलता है, ये एडवांटेज है टाइप 1 का। ये तो कई बार मैं सजेस्ट करता हूं लोगों से कि अगर आपको दिक्कत है तो आप टाइप 1 पे जाओ, क्योंकि यहाँ बहुत समय नहीं लग रहा, 5-10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लगता है डाइस क्वेश्चन में। टाइप 1 पे जाओ, तीनों पेयर मिल जाएंगे। अब तीनों पेयर मिल गए तो जो मर्जी है वो आप जो बताना है वो आप आसानी से बता सकते हो।
तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि भाई 3 स्थितियां दी हुई हैं और उनपे 1 से लेके 6 तक नंबर्स लिखे गए हैं। आपको यह बताना है कि 2 के विपरीत क्या होगा। अब मैंने कहा कि तीनों की जरूरत है नहीं, आपको जरूरत 2 की है। अब किन 2 की जरूरत है वो जितना जल्दी आप डिसाइड कर लोगे उतनी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। ठीक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पहली और दूसरी पोजीशन को लूं, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, अब आपको यह देखना है कि जब ज्यादा आपके पास में है तो डिसाइड आप करोगे कि भाई टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो जब फर्स्ट और सेकंड की बात हो रही है तो आप सिंपल सा ये कह सकते हो कि भाई कितनी वैल्यू कॉमन है। आप कहोगे 3 और 6 यहां भी है, 3 और 6 यहां भी है, 3 और 6 और 6 दोनों में है। अब 3 और 6 और 3 और 6 दोनों में है, सो मैं कह दूंगा कि भाई ये टाइप 2 है। और टाइप 2 में क्या था, दो वैल्यू कॉमन है, तो यहाँ वैल्यू आपके 3 और 6 और 3 और 6 है, तीसरी वैल्यू बची क्या, पहले में 2 और दूसरे में 5। तो पहले और दूसरे को मैंने लिया तो मेरा आंसर आ गया 2 के विपरीत 5। अब कोई सवाल कर रहा तीसरे की जरूरत क्या थी, तीसरे की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे का काम है आपको, अगर आप तीसरे के बारे में सोच रहे हो तो आपको कंफ्यूज करना, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अपने काम में वो सक्सेसफुल रहो। ठीक है। कोई ऐसा भी कर सकता है कि भाई वो पहला और तीसरा ले ले। वो उसका अपोजिट है। इसमें क्या लिखा है, दो जो है वो 5 के सामने है, सो 2 और 5 जो है वो अपोजिट है। तीसरा भी अप्लाई कर सकता है भाई, दूसरा और तीसरा आप अप्लाई करोगे तो होगा क्या, सेकंड एंड थर्ड। तो यहां नहीं मिलता, हमें यह मिलता कि 6 और 4 विपरीत हैं। यहां भी देखो आप 6 और 4 जो हैं वो आपके विपरीत हैं, 6 एंड 4 आर अपोजिट। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है कि कितनी भी पोजीशंस डाइस की दी हुई हो, जरूरत 2 की है। आपको यह देखना है कि भाई टाइप 1 अप्लाई हो रहा है या टाइप 2 अप्लाई हो रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फाबेट दिए हुए हैं, आपसे कहा गया है कि 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन। 3 डिफरेंट पोजीशंस आपकी दी हुई हैं। आपसे यह कहा गया द 6 लेटर्स BRGP।
ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट होगी। अब तीसरी वैल्यू यहाँ आर है और तीसरी वैल्यू यहाँ है, सो आर और ये क्या था, हमें चाहिए था जी के अपोजिट। सो जी के अपोजिट यहाँ हम 100% निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब पहले और दूसरे को लेके हमारा काम नहीं बना। इसका मतलब अब तीसरे का रोल आएगा, बट तीनों को एक साथ अभी भी नहीं देखना। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई अगर मैं जा रहा हूं लेट अस सपोज फर्स्ट एंड थर्ड पे, ठीक है, है तो टाइम वन लग रहा है। जो कॉमन वैल्यू है वो सिमिलर सरफेस पर है, समान सतह पर, दाहिनी तरफ ये भी है, दाहिनी तरफ ये भी है। The value on the similar surface will be opposite to each other। तो यहाँ टॉप पे B है, यहाँ टॉप पे P है, तो B और P अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ फ्रंट पे R है और आपको मिल गए, सो ऑटोमेटिकली जो दो वैल्यू बच गई वो आपका तीसरा पेयर फॉर्म करेंगी। तो दो वैल्यू जो बची वो आपका G और X, तो इसका मतलब G के अपोजिट X हो गया, अपोजिट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन में 15 सेकंड से 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में ठीक है, स्टार्टिंग में आप खूब समय लो, अगर आप तैयारी के अपने स्टार्टिंग डेज में हो, ठीक है, तो आप 2 मिनट लो, 1 मिनट लो, 3 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होना चाहिए। वो धीरे 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 जैसे ही आप 15 20 25 क्वेश्चन करोगे, ऑटोमेटिकली आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस कितना करना है कि ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम 20 सेकंड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हम समय बचाएंगे, तभी कुछ क्वेश्चंस हमारे लेंदी होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, वहां और समय हम दे पाएंगे। सो टाइम मैनेजमेंट आपको पहले दिन से ही करना है। अब जैसे यहां पर है ये क्वेश्चन,
जब आपके अगर आपको ये क्वेश्चन दिख भी रहा है तब भी डायरेक्ट भी करो और कॉन्सेप्ट भी लगाओ। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई फर्स्ट और सेकंड वन कॉन्सेप्ट डेवलप होता है आसान क्वेश्चन से। डिफिकल्ट क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है। दे रखी हो 400 दे रखी हो 1000 दे रखी हो। पहले और दूसरे में आपको ये दिख रहा है कि यार 1 और 5 यहाँ भी है, 1 और 5 यहाँ भी है। अब 1 और 5 का मतलब दो वैल्यू आपकी कॉमन है, और दो वैल्यू कॉमन होने का मतलब क्या है कि टाइप 2। और दो वैल्यू आपकी कॉमन हो गई तो टाइप 2 लग गया। इसका मतलब तीसरी वैल्यू जो बची हुई वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट होगी। तीसरी वैल्यू क्या है, 2 और 6। सो 2 जो है वो 6 के अपोजिट हो गया। तीन ही जोड़े हैं, दो जोड़े मिल गए। अब अगर दो जोड़े मिल गए तो तीसरा जोड़ा जो बाकी बची हुई दो वैल्यू हैं वो आपका तीसरा जोड़ा है। देयर ओनली 3 पेयर्स। वी हैव ऑलरेडी फाउंड टू। The first pair is 2 and 6. The second pair is 1 and 4. Now, the third pair will be आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द डाइस। इस तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा है
अब इस तरीके से, ठीक है, जो आप डाइस लेते हो, एक है ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब क्या है? तो जो क्लोज डाइस था, तो हमने बात की यार मैक्सिमम आप 3 सरफेस को देख सकते हो, निकालना क्या है, 3 पेयर जो अपोजिट हैं। ओपन में भी वही करना है, बट ओपन में फर्क क्या होगा? आपका फर्क ये होगा कि ऑल 6 सरफेसेस आर विजिबल। अब हमें 6 सतह दिखाई देंगी। अब आप कहोगे कि भाई कैसे 6 की 6 सतह दिखाई देंगी, ये कैसे पॉसिबल है? कभी आपने एक जूते का डिब्बा फाड़ा है? जूते का डिब्बा जो होता है, एक तरीके से जस्ट इमेजिन कि वो आपका डाइस का शेप का है, उसके फाड़ के सारी सतह को आप फ्लैट कर दो। अब आप लटकाओगे तो 6 की 6 सरफेस आपको दिखेंगी। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मेरे पास में डिब्बा है, ठीक है, अभी आपको कितनी सरफेस दिख रही है? एक। अभी कितनी दिख रही है? आप कहोगे कि 2। अभी कितनी दिख रही है? आप कहोगे 3। ठीक है, कैसे भी रखूंगा 3 से ज्यादा नहीं दिखेगी। अब मैंने कहा यार मुझे ओपन करना है, ओपन करने का मतलब है लो, इसको मैंने खोल दिया, ठीक है, जितने इसके पुर्जे थे सब दिखने लगे। अब डाइस की बात है तो 6 ही होंगे। एक तरीके से जो हमारा मेन सरफेस है, यहाँ पर एक ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये दोनों आके इसमें डिब्बे में जुड़ जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये छठा। तो आपको 6 की 6 सरफेस दिखने लगी। तो जब आप डिब्बा खोल देते हो तो आपको सारी सरफेस दिखने लगती हैं। अगर इसी को मैं फिर से मोड़ दूं, मुड़ जा भाई, ठीक है, अगर मैं इसको फिर से मोड़ दूं, तो फिर से आपका क्या होगा कि आपको फिर से वही या तो 1 दिखेगी या 2 दिखेगी, मैक्सिमम आपको 3 दिख सकती है जब इस तरीके से रखा जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम जो डाइस का दूसरा पोर्शन है, दूसरा पोर्शन का मतलब ओपन डाइस का, हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप जो आपका क्लोज डाइस के क्वेश्चंस हैं उसको आप और करो। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप उसको जरूर पूछो। आप कोशिश करेंगे कि आपके जो जितने भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।